नमस्कार, मैं संजय सप्तर्षि, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है चीन की विदेश नीति, जो दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत एमए चतुर्थ सेमेस्टर के चौथे यूनिट में के अंतर्गत आता है। इस चर्चा के दौरान हम यह देखेंगे कि चीन की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, चीन की विदेश नीति की विशेषताएं कौन कौन सी है और चीन के प्रमुख देशों के साथ संबंध कैसे हैं। वो उन प्रमुख देशों में हम चीन के साथ अमेरिका का संबंध, चीन के साथ रूस का संबंध और चीन के साथ भारत के संबंधों का अध्ययन करेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि चीन की विदेश नीति में वर्तमान दौर में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। हम सभी जानते हैं कि चीन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग की अध्यक्षता में हुई थी, उनके नेतृत्व में हुई थी। चीन ने अपने शुरुआती दौर में अलगाववादी नीति का अनुसरण किया। अलगाववादी नीति का अनुसरण करने का मतलब यह है कि चीन ने अपने आप को विश्व के साथ नहीं जोड़ा था, बल्कि वह अपने देश के अंदर अपने आंतरिक नीतियों के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहता था, देश को और मजबूत करना चाहता था। पिछले 4 दशकों के साथ ही चीन ने अपने को विश्व के साथ जोड़ा, परंतु उन 4 दशकों के साथ जोड़ने पर चीन ने अपने आप को विश्व के मंच पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उपस्थित किया है। 2010 की रिपोर्ट के अनुसार चीन विश्व की दूसरी सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और शायद 2027 तक यह अमेरिका को भी पीछे छोड़कर विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में सामने उभर कर आएगी। अब हम देखते हैं कि चीन की विदेश नीति के कौन कौन से उद्देश्य हैं। चीन की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं: पहला, चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना। सभी देशों की विदेश नीति के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं उनमें सामान्य तौर पर यह होता है कि वह अपने देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करें, माने अपने देश की विदेश नीति को इस तरह से बनाएं, उनका इस तरह से अनुपालन करें दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में, जिससे किसी भी देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा हो सके, वह देश अपने संप्रभुता के साथ समझौता न करे। दूसरा, घरेलू राजनीतिक स्थिरता। विदेश नीति के क्रियान्वयन के लिए या कार्यान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है घरेलू राजनीतिक स्थिरता। इसका तात्पर्य यह है कि किसी देश में उसकी जो आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था होगी, जो आंतरिक राजनीतिक स्थिति होगी, वो स्थिर रहना आवश्यक है। जब सरकारें स्थिर या मजबूत रहेंगी तभी वह दूसरे देशों के साथ अपना अच्छे संबंध बना सकती है। कारण यह है कि अगर सरकारें स्थिर नहीं होंगी, अस्थिर सरकारें होंगी, तो वो आती जाती रहेंगी, तो वो अपने आप को ही स्थिर करने में समय लगा देंगी, तो उसे दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में समय नहीं मिलेगा। चूँकि चीन एक साम्यवादी देश है और साम्यवादी दल के अधीन ही चीन ने अपनी अपनी गृह नीति का निर्माण किया है। इस आधार पर उसने अपनी विदेश नीति को भी बनाया है। तीसरा है चीन का स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास। चीन की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चीन ये चाहता है कि उसका स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। विदेश नीति के माध्यम से वह अपना स्थायी आर्थिक विकास चाहता है। वह चाहता है कि वह अगर किसी देश के साथ वह ऐसे संबंध बनाए जिसका उसके देश में आर्थिक विकास हो सके और सामाजिक विकास भी हो सके। पांचवा, प्रमुख शक्ति के रूप में सम्मान पाने की महत्वाकांक्षा। चीन का शुरू से ही यह लक्ष्य रहा है कि वह विश्व बिरादरी में अपने आप को एक शक्ति के रूप में सम्मान पाने की उसकी लालसा है। पुराने ज़माने में चीन को मिडिल किंगडम कहा जाता था। मिडिल किंगडम यानी कि मध्य साम्राज्य। चीन चाहता है कि वह अपनी उस प्राचीन अवधारणा को पुनः प्राप्त करना चाहता है। मिडिल किंगडम का कॉन्सेप्ट यह था कि जिस प्रकार राजा मध्य में रहता है तथा वो अपना शासन करता है, उसी तरह चीन का मानना यह है कि चीन की जो स्थिति है विश्व में सेंटर में स्थिति है। सेंटर का मतलब यह है कि मध्य में स्थिति है। इस प्रकार चीन प्राकृतिक रूप से एक राजा है, वह अपनी इसी सम्मान को प्राप्त करना चाहता है विदेश नीति के माध्यम से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जिम्मेदार सदस्य बनने की चाहत। चीन ये चाहता है कि भले ही उसने शुरुआती दौर में अलगाववादी नीति का अनुसरण किया हो, फिर भी वह अपनी नीति के विदेश नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार सदस्य बनना चाहता है। और वह चाहता है कि सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के हैं, अंतर्राष्ट्रीय
स्तर के जो प्रमुख देश हैं वो चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें। नेक्स्ट, एशिया के साथ प्रभुत्व स्थापित करना, एशिया में प्रभुत्व स्थापित करना। चीन चाहता है कि वह एशिया में भी प्रभुत्व स्थापित करे। चीन आने वाले समय में एक महाशक्ति के रूप में उदित हो रहा है। वह चाहता है कि एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करे। एशिया में जो भी देश कोई भी नीति बनाए वो चीन को सेंटर में रखकर बनाए। चीन इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना और साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का सहयोग करना। चीन ने अपने जैसे देश का तात्पर्य यह है कि साम्यवादी जगत के जो भी देश हैं, चाहे वो एशिया में हो या अफ्रीका में हो, उन सभी देशों का नेतृत्व करने की उसकी इच्छा रही है विदेश नीति के एक सिद्धांत के रूप में। तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध चीन ने हमेशा ही जो संघर्ष करने वाले देश हैं, साम्यवादी देश हैं, उनका सहयोग किया है। यहाँ साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में चीन ने अमेरिका को टारगेट किया है और चीन का मानना है कि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति है। उस शक्ति के खिलाफ जो भी साम्यवादी देश कोई अगर संघर्ष कर रहा है तो चीन उनको अपने विदेश नीति के माध्यम से सहयोग करेगा। चीनी सीमाओं का विस्तार करना, वास्तव में चीन भी एक आक्रामक विदेश नीति का बेस तैयार करता है और चीन चाहता है कि वह अब विदेश नीति के माध्यम से अपनी सीमाओं का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे। प्रवासी चीनी नागरिकों के हितों तथा अधिकारों की रक्षा करना। चीन विश्व में भर में फैले हुए चीन के जो भी नागरिक रहते हैं विश्व में किसी भी कोने पर, उनके नागरिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना उसके विदेश नीति का एक मुख्य सिद्धांत रहा है। अगर इन नागरिकों के साथ कहीं भी कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो चीन अपने विदेश नीति के माध्यम से उस देश के साथ संबंध बनाते समय इस बात का ध्यान रखता है कि चीन के नागरिकों के हितों तथा अधिकारों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट, चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। कोई भी देश यही चाहता है कि अपने सैनिक शक्ति में विदेश नीति के माध्यम से उसको और वृद्धि करे या और उसको स्थिर बनाए रखे। चीन की भी यही महत्वाकांक्षा रही है कि वह विदेश नीति के माध्यम से जिन देशों के साथ कोई भी ऐसे व्यापारिक समझौते करता है या कुछ भी करता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक शक्तियों में वृद्धि हो सके, ऐसे रक्षा सौदे हो सके, ऐसे सामरिक समझौते हो सके जिससे चीन की सैनिक शक्ति में वृद्धि हो सके। चीन की विदेश नीति की विशेषताएं। चीन ने हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया है। अपनी इस स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से वह अपने प्रति एक ऐसा उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वातावरण चाहता है जिसके माध्यम से वह चीन में सुधार, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रयासों को फलीभूत करना चाहता है। चीन की विदेश नीति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, स्वतंत्रता को बनाए रखना। चीन ने शुरू से ही स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया है और वह चाहता है कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी स्थिति व हैसियत के हिसाब से नीतियों को निर्धारित किया जाए तथा कभी भी प्रमुख शक्तियों के दबाव में अपनी नीतियों को परिवर्तित न करना पड़े। विदेश नीति के माध्यम से वह स्वतंत्रता बरकरार रखना चाहता है। दूसरा, विश्व शांति बनाए रखना। चीन हथियारों की होड़ में शामिल नहीं है और न ही वह सैन्य विस्तार चाहता है। चीन पूरी तरह से किसी भी रूप में विषमता, शक्ति राजनीति, आक्रामकता और विस्तार का विरोध करता है। साथ ही साथ दूसरे देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण या जातीय, धार्मिक या मानव अधिकारों के हनन के मुद्दों के बहाने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता है। मैत्रीपूर्ण संबंध और सहयोग। चीन ईमानदारी से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों, जिसे कि पंचशील सिद्धांत कहा गया है, इन सिद्धांतों में प्रमुख है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता तथा पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों को के आधार पर सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध एवं सहयोगी संबंध विकसित करना चाहता है। चीन किसी भी देश के साथ
संबंध बनाते समय विश्व शांति को ध्यान में रखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। चीन ने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है। उसने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए हमेशा से ही ऐसे उपायों को खोजा है जिसके माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बरकरार रहे तथा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिल सके। चीन ने वार्ता, परामर्श आदि के द्वारा पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद एवं क्षेत्रीय विवादों को कम करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, विकासशील देशों के साथ एकता एवं सहयोग की नीति। चीन ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमेशा विकासशील देशों के लिए समानता, एकता व सहयोग की नीति का पालन किया है। चीन ने विकासशील देशों के साथ सहयोग, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया है। आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्रों में विकासशील देशों के साथ पारस्परिक सहयोग की नीति अपनाई है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों के हितों एवं मुद्दों पर उनका सहयोग किया है। खुले द्वार की नीति। चीन में जब डेन शियाओपिंग की सरकार आई, जब उनके नेतृत्व में चीन आया तो उन्होंने 1980 के दशक में एक ओपन डोर की नीति अपनाई और ओपन डोर की नीति के तहत उन्होंने अपने देश का बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण किया। अपनी इस नीति के अंतर्गत चीन ने विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए अपने देश के द्वार खोल दिए और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए समानता और आपसी लाभ के आधार पर चीन व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में लगा हुआ है। यह विश्व शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा वह शांति और स्थिरता के आधार पर एक निष्पक्ष और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। आने वाले प्रमुख वर्षों में हम देखते हैं कि 2012 के बाद जब शी जिनपिंग जब चीन के राष्ट्रपति हुए तो उनके समय में चीन की विदेश नीति में कुछ प्रमुख परिवर्तन आए। हम देखते हैं कि इस दौरान चीन की विदेश नीति अधिक सक्रिय और आत्मविश्वास से भरी हुई हुई है तथा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति रचनात्मक जुड़ाव पर अधिक जोर दिया गया है। हालिया समय में चीन की विदेश नीति के परिवर्तनों को हम इस रूप में देख सकते हैं कि चीन की मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शी जिनपिंग ने अपने शासन को पश्चिमी मूल्यों जैसे लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन के रूप में चित्रित किया है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विदेश नीति को एक नए ऊर्जा दी है और फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी विदेश नीति के माध्यम से एक नए आयाम को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी विदेश नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ एक विशेष प्रकार का जुड़ाव एवं लगाव प्रस्तुत किया है। शी जिनपिंग के अधीन चीन की विदेश नीति अधिक सक्रिय एवं रणनीति युक्त हो गई है। इस दौरान चीन ने एक चाइना मॉडल प्रस्तुत किया है। चाइना मॉडल एक अपने तरह का एक अनोखा मॉडल है जिसके माध्यम से विश्व को वो चीन के डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। साथ ही इन्होंने इराक युद्ध के बाद चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों में मतदान करने के रोकने की अपनी प्रवृत्ति को बदल दिया है तथा चीन अब न चाहते हुए भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान कर रहा है। उदाहरण के लिए चीन ने ISIS के जो प्रतिबंध का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था उसको भी उसने उसके समर्थन का प्रस्ताव रखा है। अब हम देखेंगे चीन के प्रमुख देशों के साथ संबंध। चीन और अमेरिका संबंध। माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी, परंतु अमेरिका ने चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार जो कि ताइवान में थी को अपना समर्थन दिया था। कोरिया संकट 1950, तिब्बत विद्रोह 1959 तथा चीन द्वारा पहली बार परमाणु परीक्षण
फोर, इन सब पर अमेरिका द्वारा प्रबल विरोध किया गया। उस दौरान अमेरिका और चीन के संबंध सामान्य नहीं थे, परंतु 1971 के पिंग पोंग कूटनीति के द्वारा अमेरिका एवं चीन के संबंध तब सामान्य हुए जब पहली बार चीन में किसी अमेरिकी नागरिकों को आने का मौका मिला। ये अमेरिकी नागरिक उस टीम का हिस्सा थे जो चीन में पिंग पोंग खेलने आए थे। हाँ, वहीं चीन जनवादी गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दी गई। उसी समय अमेरिका के कूटनीतिक हेनरी किसिंजर ने चीन की यात्रा की थी। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा की। इस दौरान चीन अमेरिका संबंधों में गर्माहट का दौर दिखा, हालांकि इसमें बहुत धीमी प्रगति रही। इसके बाद 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत जनवादी गणराज्य के साथ पूर्ण कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत की। 1982 में रीगन के राष्ट्रपति काल में चीन और अमेरिका के बीच कई समझौते हुए तथा वन चाइना पॉलिसी के प्रति एक बार पुनः प्रतिबद्धता जाहिर की गई। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि जब चीन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को माओ के नेतृत्व में हुई थी, उसी समय चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार थी जिसे माओ से तुंग ने हराया था। वहाँ से चांग काई शेक चीन से निर्वासित होकर के ताइवान में चला गया था और वहाँ उसने अलग राज्य की स्थापना की थी। तब से जनवादी गणराज्य चीन का मानना ये रहा है कि वह एक ही चीन है, इसलिए उसने वन चाइना पॉलिसी का कट्टरता से अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए एक सिद्धांत दिया था। 1984 में रोनाल्ड रीगन ने चीन की यात्रा की तथा अमेरिकी सरकार ने चीन को अमेरिकी शस्त्र खरीदने की स्वीकृति प्रदान की थी। 1989 में हुए तियानमेन चौक हत्याकांड के चलते अमेरिका ने चीन के साथ संबंधों को तोड़ दिया था। 1989 में चीन में तियानमेन स्क्वायर पर एक हत्याकांड हुआ था जिसकी पूरे विश्व में आलोचना की गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत से छात्र चीन में लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन चीन की जनवादी सरकार ने उसे निर्ममतापूर्वक उसका पतन किया था। इसके लिए संपूर्ण विश्व में उसकी आलोचना हुई थी। इसके चलते अमेरिका ने चीन के साथ संबंध तोड़ दिए थे, परंतु 1996 में बिल क्लिंटन के समय संबंधों में की फिर शुरुआत हुई। वर्ष 2000 में यूएस चाइना रिलेशनशिप एक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके चलते चीन अमेरिका के साथ स्थायी व्यापार संबंध स्थापित हुए तथा WTO में चीन की एंट्री हुई और चीन और अमेरिका के बीच व्यापार लगातार बढ़ता रहा तथा 2006 में कनाडा के बाद चीन यूएसए का दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरकर सामने आया। मार्च 2007 में चीन ने अपने रक्षा बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की। ठीक उसी समय एशिया के दौरे पर आए हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने कहा कि चीन का सैन्य निर्माण देश के शांतिपूर्ण लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, जबकि चीन ने इसका विरोध किया था। वर्ष 2008 में चीन अमेरिका से ऋण लेने वाला सबसे बड़ा देश बना। 2010 में चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा और उस समय यह कहा गया कि वर्ष 2027 तक यह अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2011 में जब अमेरिका पाइवट टुवर्ड्स एशिया पॉलिसी की रूपरेखा तैयार की तो उससे यह स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका एशिया में चीन के बढ़ते हुए दबदबे को रोकना चाहता है। 2012 में चीन के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राष्ट्रपति के पद पर शी जिनपिंग काबिज हुए। 2013 में अमेरिका चीन के नए संबंधों की शुरुआत हुई। 2014 में दोनों देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु आपसी समझौता किया। ज्ञात हो कि यही दोनों देश विश्व के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जन करते हैं। 2015 में यूएस ने चीन को दक्षिण चीन सागर पर स्वामित्व एवं सैनिक गतिविधियां बंद करने हेतु कहा। ये दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में पड़ता है और चीन ने यहाँ कृत्रिम रूप से अपने टापू बनाए हैं तथा उन पर उनका सैन्यीकरण कर रहा है। 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप ने वन चाइना पॉलिसी के प्रति फिर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की तथा 18-19 में चीन यूएस
ट्रेड वार में वृद्धि हुई। 2020 में 2 साल से चले आ रहे ट्रेड वार के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ एक समझौता किया। वर्तमान समय में कोरोना महामारी संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है, जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर में हुई है। चीन ने इसके वृहद संक्रमण की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को से छुपाई थी, इसलिए संपूर्ण विश्व चीन को इस महामारी के लिए उत्तरदायी ठहरा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस तक कह डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन और अमेरिका के जो संबंध थे वह बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के रहे हैं, और वर्तमान समय में ये संबंध कोरोना वायरस के महामारी के चलते और भी खराब हो चुके हैं, और आने वाले समय में इन संबंधों को और भी निम्न स्तर के रूप में देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे चीन और रूस के संबंध। रूस और चीन के संबंध सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटकीय रूप से परिवर्तित हुए जब 1991 में रूस की स्थापना हुई। हम जानते हैं कि शीत युद्ध जब खत्म हुआ तो शीत युद्ध के खत्म होने की सबसे बड़ी घटना सोवियत संघ का पतन था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व धरातल पर सामने आया। उसी समय से 1991 से चीन और रूस के संबंधों में को हम देखते हैं। अमेरिकी विद्वान जोसेफ नाई ने कहा है कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही चीन और अमेरिका के संबंधों में प्रगाढ़ता आई। जोसेफ नाई ने कहा है कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही चीन और अमेरिका के संबंधों में शिथिलता आई और चीन और रूस के संबंधों में प्रगाढ़ता आई। 1992 में दोनों देशों ने अपने आप को रचनात्मक सहयोगी घोषित किया। वहीं 1996 में दोनों देश अच्छे रणनीतिक साझेदार बने तथा 2001 में दोनों देशों ने मैत्री एवं सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। 2013 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस की यात्रा की तो राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के मध्य विशेष संबंधों की यात्रा की शुरुआत कहा। दोनों देश सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ साझेदार हैं। साथ ही कई वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। ये दोनों देश मिलकर अमेरिका की विदेश नीति और विस्तारवाद का विरोध करते रहे हैं। 2024 तक दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना होने के आसार हैं। दोनों देश शंघाई सहयोग संगठन के माध्यम से इसके अन्य सदस्य देशों के साथ बहुपक्षीय कूटनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग को दीर्घकालिक अवधि तक प्रासंगिक बनाए रखना है। ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए ये देश मध्य एशिया के लिए प्रतिद्वंदी बनकर उभरे हैं। 2010 में दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि द्विपक्षीय व्यापार में वे अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के उपयोग करेंगे, न कि अमेरिकी डॉलर का। वर्तमान समय में ये दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साथ मंच साझा कर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स, G20 और शंघाई सहयोग संगठन। इस प्रकार देखते हैं कि रूस के साथ चीन के संबंध अमेरिका के संबंधों की अपेक्षा ज़्यादा सामान्य और अच्छे रहे हैं और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। आने वाले समय में इन संबंधों में ये संबंध और भी अच्छे हो सकते हैं। अब हम देखेंगे भारत और चीन संबंध। ये दोनों देश विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, विकासशील देश हैं। दोनों के मध्य एक लंबी सीमा रेखा है जिस पर विवाद आज भी बना हुआ है। दोनों देश प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ है। 1949 में जब जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई तो भारत ने इसका समर्थन किया। भारत ने UN में भी चीन की सदस्यता का समर्थन किया था। 1959 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण किया तो भारत ने तिब्बत को चीन का एक स्वायत्त भाग के रूप में मान्यता दे दी है। भारत एवं चीन के आरंभिक संबंध काफ़ी मित्रतापूर्ण रहे हैं। 1954 में दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसी दौरान हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। दोनों देशों के मध्य मित्रता का यह स्वर्णिम काल था, परंतु 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चीन ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। वर्ष 1974 में
जब भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया गया था, तब चीन ने उसे ब्लैकमेलिंग कहा था तथा 1975 में जब सिक्किम को भारत में विलय किया गया तो चीन ने इसका विरोध किया। 1976 में भारत चीन संबंधों को सामान्य करने के लिए भारत ने चीन में राजदूत की नियुक्ति की। 1980 के दशक में जब डेन शियाओपिंग ने चीनी विदेश नीति में आर्थिक मुद्दों पर बल दिया तथा उन्होंने कहा कि सीमा विवाद के मुद्दों को भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए। वास्तव में ये दोनों देश ये चाहते थे कि जिन मुद्दों पर कहीं संघर्ष है, जो विवादास्पद मुद्दे रहे हैं, हम उन पर बात न करके जिन मुद्दों पर बात की जा सकती है उन मुद्दों पर बात करें। इसलिए दोनों देश ये चाहते थे कि व्यापार जैसे मुद्दों पर जिस पे आगे बढ़ा जा सकता है, जिसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन देशों ने व्यापार जैसे मुद्दे पर बहुत से समझौते किए। इस दौरान सभी ने राजनीतिक मुद्दों को आर्थिक मुद्दों से अलग करने का प्रयास किया। भारत ने भी यह महसूस किया कि सीमा पर दोनों ओर से चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद भारत के हित में नहीं है। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संबंधों को सुधारने के लिए 1988 में चीन की यात्रा की और कहा कि चीन के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाए जाएंगे। 1990 के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध अत्यधिक बढ़े, परंतु आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध अत्यधिक जटिल हो गए, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में तो सहयोग आगे बढ़ गया परंतु सीमा पर तनाव बढ़ता रहा। इसलिए सहयोग और संघर्ष दोनों की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। तब से वर्ष 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तब भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने यहाँ तक कह दिया कि चीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। चीन द्वारा परमाणु परीक्षण की कड़ी आलोचना भी की गई थी। चीन ने भारत के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने के लिए सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वर्ष 2001 में दोनों देशों के मध्य संबंध सामान्य होने लगे और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की तथा सीमा विवाद को हल करने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई। दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए नाथुला दर्रा सिक्किम में है ये, और इसे खोल दिया गया, जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार सुगम हो सके। वर्ष 2005 में दोनों देशों के मध्य सामरिक वार्ताएं आरंभ हुई। वर्ष 2008 में कई बार चीन द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया और भारत पर दबाव डालने का प्रयास भी किया गया। वर्ष 2010 के बाद संबंधों में पुनः कड़वाहट उत्पन्न हुई। भारत चीन व्यापार में भारत को बड़े व्यापारिक घाटे का सामना करना पड़ा। 2014 में शी जिनपिंग ने भारत की यात्रा की। यह यात्रा आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर केंद्रित थी। 2015 में मोदी ने चीन की यात्रा की। इस दौरान 24 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 2017 में हुए डोकलाम विवाद के चलते दोनों देशों में गतिरोध फिर उत्पन्न हुआ। वर्ष 2019 में शी जिनपिंग ने भारत की पुनः यात्रा की। इस वर्ष दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों का 70वां वर्ष भी था। इस अवसर पर दोनों देशों में बहुत से संयुक्त कार्यक्रम भी हुए। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के चलते दोनों देशों के मध्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह तो भविष्य ही बताएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चीन और भारत के जो संबंध रहे वह सहयोग के कम और संघर्ष के ज़्यादा रहे। नमस्कार, धन्यवाद।